हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है किरण चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आइज की क्विक बुक चैप्टर नंबर 30। क्विक बुक में भी हमारा क्या चल रहा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या चल रहा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व का भूगोल। तो इसमें अभी चैप्टर नंबर 30 यानी कि हम कृषि एग्रीकल्चर की बात करने जा रहे हैं। गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शेयर करेगा वीडियो को, जितना हो सके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, एक चीज और, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आप दृष्टि क्विक बुक की पॉलिटी या फिर इंडियन ज्योग्राफी देखना चाहते हैं तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। इसमें लिखा है एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द, क्या मतलब है? एगर या एग्री, अर्थात मृदा या फिर कल्चर। देखिए, अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि से हुआ है। ठीक है। तो कौन कहाँ का शब्द है गाइस? ये लैटिन शब्द है, एगर या एग्री। ठीक है, यहाँ से लिया। अब इसमें लिखा है कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, इसे समझेंगे। प्राथमिक क्रिया है जिसमें भू संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए फसलों फसलों फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाना, पशुपालन को शामिल किया जाता है। यानी देखिए, इसने कहा कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। कैसी है? प्राथमिक क्रिया। एक बात, इसमें हम क्या करते हैं ना कि भू संसाधन जैसे मृदा, जल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इन सब चीजों का उपयोग करके आप क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जी, फूल, ये सारी चीजें उगाते हैं, प्लस आप पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। अब विश्व के विभिन्न भागों में क्या है? भिन्न भिन्न भौतिक, रासायनिक, आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी गई। मतलब अगर आप विश्व के अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो आपको वहां की भौतिक संरचना, रासायनिक, सामाजिक, हर चीज क्या है? डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, अलग अलग दिखेगी। इसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे सामाजिक, आर्थिक दशा, ये सारी चीजें अलग अलग दिखेंगी आपको अलग अलग जगह पे। इसी वजह से आपने विभिन्न कृषि प्रणालियों की को देखेंगे अभी हम कि इन इसके आधार पे क्या है? आपको अलग अलग कृषि प्रणालियां देखने को मिलेंगी। कृषि के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे लिखा है इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया निर्वाह कृषि होता है, एक होता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि मतलब आपके पास 1-2 एकड़ खेत है, आप अपने लिए ही चावल उगा रहे हैं और खुद ही खा जा रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि की बात करें, आपके पास बहुत खेत है और आप क्या है? चावल उगा रहे हैं, अपना तो खा ही रहे हैं, प्लस आप उसे बेचने के लिए, अपना नहीं भी खा रहे तो उससे क्या है? उसका व्यापार करने के लिए, यानी बेचने बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए आप उस कृषि को कर रहे हैं, तो वो वाणिज्यिक कृषि। लेकिन निर्वाह कृषि की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से, यानी बहुत पुराने जमाने से जैसा चला आ रहा था, तो पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं हो रहा है, और अधिकाधिक पारिवारिक श्रम, यानी कि कह सकते हैं कि आपकी कृषि जो है वो आपके परिवार वाले हेल्प कर रहे हैं और कर ले रहे हैं। ठीक है। का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। आपके परिवार की आवश्यकता मतलब अपने ही खाने पीने के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो गई? आपकी निर्वाह कृषि हो गई। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है विश्व के विभिन्न भागों में कृषि पद्धतियां हैं। ठीक है, इस डायग्राम में अभी इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निर्वाह कृषि को क्या है? दो वर्गों में बांट दिया। एक होता है यहाँ लिखा है गहन निर्वाह कृषि, एक हो गया आपका आदिम निर्वाह कृषि, राइट? तो चलिए गहन और आदिम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखा है कृषिगत फसलों का वर्गीकरण। चलिए इसे बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या है या आदिम निर्वाह कृषि क्या है। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है? किसान एक छोटे भूखंड पे साधारण औजारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके कृषि करता है। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण दक्षिण पूर्व या पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। मतलब इसने कहा क्या? इसने कहा एक तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि के लिए जमीन बहुत कम है। ठीक है, मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं और हमारे पास जमीन क्या है? हमारे पास मान लेते हैं जमीन है 2 एकड़, राइट? तो 2 एकड़ पे 5 सदस्य क्या करें? हमने कहा ना कि पारिवारिक जो पूरा परिवार कृषि में लग गया, तो 5 लोग क्या है? 2 एकड़ पे काम कर रहे हैं। तो मतलब गाइस, ये आप कह सकते हैं कि ये मतलब
यहाँ पे क्या है ना, उस 2 एकड़ पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे कहते हैं कि 1 पर्सन पे 2 एकड़ है, 1 पर्सन पे 2 एकड़, ऐसे-ऐसे हो तो हम कह सकते हैं हाँ, ठीक-ठाक है। यार 2 एकड़ पे ही 5 आदमी काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, ये बेरोज़गारी है एक तरीके से, ठीक है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कृषि का दबाव है, प्लस ये छोटे खेत होंगे आपके पास, साधारण औज़ार मतलब वही आप फावड़ा, कुदारी लेके शुरू हो जाएँगे, आपको ट्रैक्टर की ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 एकड़ में आप क्या ट्रैक्टर से करेंगे, ठीक है? ऐसी कृषि आपको कहाँ दक्षिण में, दक्षिण-पूर्व में और क्या है पूर्वी एशिया में जहाँ पे ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना और मानसूनी प्रदेश है, यानी कि आप देखते होंगे ये जो मानसूनी प्रदेश है यानी कि नॉर्मली जो है वर्षा पर निर्भर हो रही है कृषि। यानी वर्षा आ रही है, वर्षा के हिसाब से कृषि चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे आपको गहन निर्वाह कृषि देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ लिखा है आदिम निर्वाह कृषि। इसको भी हमने क्या है 2 वर्गों में बाँट दिया। एक हो गया स्थानांतरशील कृषि हो गया, एक हो गया चलवासी कृषि। अब ये क्या होता है भैया? तो यहाँ एक जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरणशील कृषि, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें हम इसे कैसे जानते हैं? झूम कृषि या कर्तन व दहन कृषि इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें क्या होता है वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, राख को मृदा में मिलाकर भूखंड पर कृषि की जाती है। यानी कि कोई जंगल है, उस जंगल में जो भी वृक्ष थे आपने उन्हें काट दिया, जला दिया, भूमि को बिल्कुल साफ कर दिया और जो राख हुई वो भी उसी भूमि में आपने बिखरी रहने दी और उसपे कृषि करना स्टार्ट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं झूमिंग कृषि, ठीक है। कर्तन यानी कि काटना-वाटना वृक्ष को, फिर उसको जला देना दहन, ठीक है। अब इसमें लिखा है जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी हो जाए, अब आप क्या है लगातार उस जगह पे कृषि करते एक समय ऐसा ऐसा आएगा जब कार्बनिक तत्वों की क्या होने लगेगी, कमी होगी और क्या है निच्छालन और क्या है वनस्पतियों के बार-बार जलाने से क्या होता है भूमि की जो भूमि उपजाऊ थी कभी, वो धीरे-धीरे उसकी जो शक्ति होती है ना उपजाऊ वाली वो कम होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं उस भूखंड को छोड़ देते हैं, कहते हैं भैया अब ये अनुर्वर है, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी फसल पैदा नहीं हो पा रही, तो उस जगह को छोड़ दिया। और कृषक क्या करते हैं फिर नई जगह पे जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं फिर वही काम करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर कृषि करना स्टार्ट करते हैं। तो वो ये स्थानांतरणशील कृषि क्या है अमेज़न बेसिन के सघन वन अच्छा अमेज़न बेसिन कहाँ है गाइस? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे मिलेगा आपको। तो अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? 0 डिग्री के आस-पास मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। अफ्रीका महाद्वीप हो गया आपका, दक्षिण-पूर्वी एशिया हो गया, ये जहाँ पे आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब देखने को मिलता है। उत्तर-पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका जो ये असम वाला एरिया हो गया, असम, ये जो 7 सिस्टर्स है, वहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसने कहा ये जो कृषि है इसको विश्व और भारत के विभिन्न अलग-अलग जगहों पे क्या है ना, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि मेक्सिको या मध्य अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है, वो हम बोलते हैं यहाँ पे मिल्पा, ठीक है। वेनेजुएला में इसको बोलते हैं हम कोनको और ब्राज़ील में बोलते हैं रोका कोंगो, मध्य अफ्रीका में हम इसको बोलते हैं मसोले, इंडोनेशिया, मलेशिया में बोलते हैं लदांग, ठीक है। वियतनाम में रे, म्यांमार में अ, तुंगिया और श्रीलंका में चेना और फिलीपींस में बोलते हैं केंगेन। अच्छा, ये तो हो गया विश्व में आप इस जो ये जो आपका एग्रीकल्चर झूमिंग कृषि है, इसको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम पे जाना जाता है। जैसे अगर आप उत्तर-पूर्वी राज्यों में जाएँगे, जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में अगर इस तरह की कृषि कर रहे हैं, यानी जो आपका 7 सिस्टर्स में से ही हैं ये सारे, तो वहाँ पे आप इसे झूम कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर जाएँगे तो इसका नाम हो जाता है बेवर या फिर डहिया, ठीक है? तो इंडिया वाले तो गाइस एक्चुअल में आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो फिर आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पोडू पिंडा, राइट? पश्चिमी घाट क्या है जब आप भारत में आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे बोलते हैं कुमारी, उड़ीसा में बोलते हैं कोमान या पामाडाबी, राइट? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरे या वॉल्ट्रे, फिर हिमालयन क्षेत्र में बोलते हैं खिल, झारखंड में कुरुआ और मणिपुर में बोलते हैं पामलू और दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या बोला जाता है? दीपा, राइट? तो एक तो हो गया ये वाला स्थानांतरित कृषि जो अब एक होता है चलवासी पशु चारण, मतलब इसमें क्या होता है देखिए गाइस चलवासी पशुचारण में क्या है पशुचारण अपने अपने पशुओं के साथ पशुचारक जो होते हैं यानी पशुओं को पालने वाले, ठीक है, वो अपने पशुओं के साथ क्या होता है चारे या पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। मतलब ये एक जगह नहीं रुकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कि एक पशुचारक है
उसके पास 100 भेड़ है, तो वो 100 भेड़ एक जगह रखेगा, जब उसे लगेगा यहाँ मुझे खाना-पीना नहीं मिल पाएगा या सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, वो अपनी जगह चेंज करके कहीं और पहुँच जाएगा, ये अपनी भेड़ों को लेके, ठीक है? तो ये क्या होती है चलवासी कृषि आप कह सकते हैं, चलवासी पशुचारण है ये, ठीक है? और इसमें लिखा है जो चलवासी पशुचारण है सहारा के सहारा रेगिस्तान आपको अफ्रीका में ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेशों में, मध्य एशिया में मिल जाएगा, भारत के राजस्थान में, जम्मू कश्मीर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये तो बात कर ली हमने गाइस कौन सी करी हमने? हमने जब 2 प्रकार की कृषि की बात करी थी तो निर्वाह कृषि की बात करी थी। अभी हम निर्वाह पढ़ रहे थे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक। निर्वाह हमने कहा छोटे स्तर पे हो रही है, अपने लिए ही हो रही है, ठीक है? अब वाणिज्यिक यानी कि आप पैसा कमाने के लिए अब कर रहे हैं, ठीक है? अब जो दूसरी आप कृषि की बात करेंगे वो है वाणिज्यिक कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है यानी कि बेचने के लिए किया जाता है तो हम इसे बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि, राइट? इसमें क्या होता है विस्तृत कृषि क्षेत्र पर मतलब बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र होता है मतलब कई 100 एकड़ में होगा पर अधिकांश कार्य क्या है मशीनों के द्वारा ट्रैक्टर होगा या और भी कोई भी चीजें होंगी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी तो उसके द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें क्या है अधिक पूंजी का निवेश होता है यानी अच्छा खासा पैसा लग रहा है चाहे अच्छे बीज खरीदने में चाहे टेक्नोलॉजी को खरीदने में चाहे कुछ भी पानी के लिए ये तब तो आप अच्छी खासी पैसे का यूज करें। अब वाणिज्यिक कृषि को इसने 3 भागों में बांट दिया वर्गों में बांट दिया। एक हो गया वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया मिश्रित और रोपण कृषि हो गया, राइट? 3 टाइप की होगी वाणिज्यिक कृषि। तो इसने कहा वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है जब किसी इसने कहा खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है तो इसे बोलते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी खाद्यान्न फसल जैसे आप कह सकते हैं गेहूं चावल का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन बेचने के लिए कर रहे हैं तो ये अनाज कृषि वाणिज्यिक अनाज कृषि में आ जाएगा। ठीक है, आप कहाँ बेचे? बाजार में बेचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा इसमें लिखा है कि इसमें किसी एक ही फसल को एक विस्तृत कृषि भूखंड पे उगाया जाता है। जैसे मतलब आपने कह दिया कि मेरे पास क्या 50 एकड़ है, 50 एकड़ पे मैंने गेहूँ उगा दिया बेचने के लिए, ठीक है? मक्का उगा दिया, ठीक है? तो इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र क्या है जब आप यूरेशिया मतलब आप समझ जाइए कि जब आप यूरोप वाला जो पोर्शन है और फिर उसके बाद क्या आ जाता है एशिया वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ना जो कृषि के लिए क्षेत्र होते हैं, जो वहाँ का क्षेत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं गाइस? यूरेशिया वाले क्षेत्र को स्टेपी। तो ये कृषि आपको एक तो यहाँ देखने को मिल जाएगी जो स्टेपी वाला एरिया हो गया, ठीक है? ठीक है, यूरेशिया में स्टेपी। उत्तरी अमेरिका में भी ऐसा ही एक एरिया होता है आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं प्रेयरी। अर्जेंटीना में भी ऐसा ही एरिया देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पंपास। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी एरिया को बोलते हैं वेल्ड्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बोलते हैं डाउन्स, न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटरबरी। तो ये मैदान है सारे जहाँ पे इस तरह से हो रही है कृषि में। ठीक है, ये उन जगहों के नाम है गाइस और ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको पता होने चाहिए। क्या? जैसे यूरेशिया का स्टेपी और उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना पंपास, दक्षिण में अफ्रीका में आपका हो गया वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी मैदान, यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है मिश्रित कृषि कृषि, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है कृषि भूखंड का उपयोग कई कार्यों जैसे कि भोजन के लिए फसल उगाने के लिए कर रहे हैं हम या फिर पशु जो चारा है चारा उगाने के लिए आप कर रहे हैं या पशुपालन के लिए किया जा रहा है। मतलब ये है कि आप सिर्फ चावल का चावल नहीं या गेहूं नहीं उगा रहे हैं, आप चावल तो उगा रहे हैं साथ साथ आप एक ऐसी फसल भी ऐसी चीज भी उगा रहे हैं जो आप पशुओं के लिए उगा रहे हो या वहां पे पशुपालन भी हो रहा है, आप कृषि भी करें पशुपालन भी, ये मिश्रित कृषि में आता है। ठीक है, मतलब मिश्रित खेती में देखिए एक जो हम ये सब उगा रहे हैं गेहूं चावल ये तो आता है प्लस पशुपालन आता है, राइट। तो इस कृषि में क्या है खेतों का आकार क्या होता है मध्यम होता है, पहली वाली में तो बहुत बड़ा था इसमें मध्यम। तो इस प्रकार की कृषि क्या है पश्चिमी यूरोप में हो रही है, ठीक है। उत्तर पूर्वी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्जेंटीना आपको कहाँ देखने को मिलेगा गाइस? दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे आपको मिश्रित कृषि देखने को ज्यादा मिलेगी। रोपण कृषि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल के विकास की भी जरूरत पड़ती है। मतलब श्रम यानी बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ रही है, पूंजी बहुत सारा पैसा चाहिए और आपको ना अच्छा खासा नेटवर्किंग चाहिए, आपको सड़कें अच्छी चाहिए, आपको वाहन अच्छे चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी है। तो इस प्रकार की कृषि मुख्यतः क्या है विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है देखिए
पैसा नगदी मतलब लाइक पैसे के लिए ही हो रही है सब। तो यहाँ पे जैसे हम चाय की बात करें, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, गन्ना, तो ये सारी फसलें उगाई जा रही हैं, ठीक है? अब रोपड़ कृषि इसने कहा उद्योग और कृषि के बीच का क्या है, अंतरापृष्ठ है, ठीक है? इससे क्या होता है, प्राप्त उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइक अगर हमने चावल, इसने कहा चावल, सॉरी चाय, आपने क्या करा, चाय की कृषि करी और उसको जाके किसी इंडस्ट्री में बेच दिया। क्यों? क्योंकि उससे चाय की पत्ती बननी है। वैसे ही कहवा, वैसे ही काजू, ठीक है? ये हम क्या करते हैं, ये कच्चा माल है, फिर हम उसे उद्योगों में बेच देते हैं। अब इसमें लिखा है कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इंपॉर्टेंट। देखिए, संस्थान लिखा है और उसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे पहले एफएओ आपने बहुत सुना होगा, खाद्य कृषि संगठन, इसका मुख्यालय है रोम, इटली। ये आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप महाद्वीप पे, ठीक है? फिर इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र, यानी कि CIFOR, राइट? ये मिलेगा आपका बोगोर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको पता है हमारे नीचे, ये मतलब क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WM, इंपॉर्टेंट। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आपको यूरोप में मिल जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि IRRI, ये आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस आपको मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कृषि के और भी प्रकार है, अन्य प्रकार की बात करते हैं। एक होती है गहन कृषि, राइट? ठीक है, जैसे पशुपालन कृषि हो गई, फिर है सहकारी कृषि हो गया, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गहन कृषि, जब कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है, तो उसे हम गहन कृषि बोले। मतलब एक पर्टिकुलर आपके पास एरिया है, अच्छा खासा पैसा लगाया, अच्छा खासा श्रम लगाया, आपने कहा भैया 5 महीने और इसमें मैं अच्छा खासा उत्पादन करके आपको दे दूंगा, गहन कृषि, ठीक है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसी फसल उगाएंगे जो इस जनसंख्या को पूरी पड़े, राइट? मतलब ज्यादा वाली, ऐसा नहीं है कि आप ऐसी फसल उगाएं जिसका उत्पादन कम हो। आप क्या है, गहन कृषि में ज्यादा, जल लाइक आप गेहूं उगा रहे हैं, आप चावल उगा रहे हैं। गहन कृषि में रासायनिक उर्वरक हो गया, क्या है, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि, इन सब की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपके पास जमीन कम है लेकिन आपको उसमें उत्पादन बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का दबाव यहाँ पे बहुत है। तो आप क्या है, फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका यूज कर रहे हैं, आप अच्छे बीजों का यूज कर रहे हैं, आप कीटनाशक का, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि आपकी फसल कहीं से कहीं तक खराब, आप चाहेंगे नहीं कि पानी की कहीं कमी पड़े, ठीक है? फसल परिवर्तन, ये सारी चीजें आप देखते हैं गहन कृषि में। दूसरा हो गया पशुपालन कृषि, जब किसी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है तो उसे पशुपालन कृषि कहते हैं। यानी कि आप ऐसी कृषि कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पशुओं के चरने के लिए हो, ठीक है? तो इस कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। पशुपालन जो है, इसने लिखा है पशुपालन कृषि अधिकांशतः उन देशों में की जाती है जहाँ पे प्राकृतिक चारागाह के अनुकूल स्थिति बनी हुई है। यानी कि गाइस, आपको वहां पे ना छोटी छोटी, सपोज आपके पास बकरी है, राइट? तो बकरी के खाने के लिए घास हो बहुत सारी, तो यहाँ वही ये कृषि हो सकती है जहाँ पे आपको प्रॉपर मात्रा में ये सब चीजें मिल जाए। अब इस जगह पशुपालन कृषि मुख्यतः कहाँ होती है? देखिए, भारत में आप बहुत कम इसे देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आप इसे देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में आप ये देख लेंगे, वहां पे घास के मैदान है बड़े बड़े। फिर इसमें लिखा है दक्षिण अमेरिका में देख लेंगे, तिब्बत में भी देख लेंगे, लेकिन अब भारत में भी देख लेंगे आप, जो पर्वतीय पर्वतीय भाग होते हैं जहाँ पे आप नॉर्मल वैसी कृषि नहीं कर सकते कि चावल और गेहूं नहीं उगा पा रहे, तो वहां आप कर सकते हैं पठारी क्षेत्र, जहाँ पे चावल गेहूं टाइप चीजें नहीं आप उगा पा रहे, तो वहां पे आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली आप देखते होंगे जो पहाड़ों पे ये जो कश्मीर में आप देखते होंगे तो कि एक आदमी भेड़े लेके चल रहा है, ठीक है? तो वो पशुपालन कृषि ही कर रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है, नेक्स्ट होती है सहकारी कृषि, इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं इसे, ठीक है? तो इस पद्धति में क्या है, किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को क्या है, एकत्रित करके सामूहिक रूप में कृषि करते हैं। मतलब समझ लेते हैं, एक गांव है, एक गांव में 5 किसान हैं और पांचों के पास क्या है, 2-2 एकड़ भूमि है, ठीक है? तब इन पांचों ने, ये पांचों मिल गए, उन्होंने कहा हम अपनी 2-2 एकड़ आसपास ही है, एक साथ मिला लेते हैं। तो हमारे पास कितनी हो गई गाइस, हमारे पास इस वक्त हो गई 10 एकड़ भूमि। तो 10 एकड़ भूमि पे इन्होंने कहा हम एक साथ कृषि करेंगे, तो हमें इससे क्या है, फायदा ज्यादा मिलेगा, ठीक है?
तो उसके लिए क्या है हम मिलकर जो है अच्छे बीज खरीद पाएँगे, अच्छी टेक्नोलॉजी ले पाएँगे, ठीक है? एक साथ काम करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है खेती के छोटे बिखरे होने की समस्या का समाधान। यानी छोटे-छोटे टुकड़े अब क्या है 5 मिल गए तो वो 2-2 एकड़ मिलके क्या बन गए 10 एकड़ बन गए। तो अच्छा खासा एक एरिया बन गया, ठीक है? फिर उपविभाजन से जनित क्या है समस्याओं का निराकरण कर किसान, श्रमिकों और छोटे किसानों के साथ न्याय करना है। मतलब ये छोटे किसान ये काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। इसके अलावा क्या है संविदा कृषि होती है, एक होता है निगमित कृषि होती है, जीरो फार्मिंग आदि। अन्य क्या है कृषि के प्रकार हैं, ठीक है? अब देखिए, अब इनके बारे में देखिएगा डिटेल से तो नहीं लिखा है तो इसे ये इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसमें लिखा है कृषि विधि और तकनीक की बात करते हैं। मतलब एक होता है परती छोड़ना। देखिए इसमें है परिधि छोड़ना, दूसरा इसने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है चक्रीय कृषि होती है, एक पढ़ेंगे क्या होती है मिश्रित सस्यन होती है, आपका द्विफसलीय कृषि होती है, रेले कृषि होती है। अच्छा परिधि छोड़ना क्या होता है, इसने कहा एक ही कृषि भूखंड पर लगातार कृषि करने से क्या होता है जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरता शक्ति जो है ना वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरता कम होने लगती है। मतलब आप क्या है कि हर साल अपने खेत में खेती करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फसल उगाएंगे काटेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है ना, उर्वरता शक्ति है या जो भी है ना, उर्वरता कम होने लगती है, ठीक है? अतः क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कुछ समय के लिए, इसने कहा नॉर्मली 3 से 4 साल तक आप कह सकते हैं कि आप उस खेत को ना खाली छोड़ देते हैं, ठीक है? ताकि वो चीजें वापस से आ सके, वो पोषक तत्व वापस से आ सके, ताकि भूमि अपनी जो प्राकृतिक उर्वरता है उसको पुनः प्राप्त कर ले, ठीक है? है ये मुश्किल काम, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। कोई अपनी भूमि 3-4 साल के लिए नहीं छोड़ पाएगा। अब दूसरा होता है चक्रीय कृषि क्या होती है? देखिए, चक्रीय कृषि की अगर हम बात करें, इसने कहा कृषि भूखंड को परती छोड़ने के बजाय हम क्या करेंगे? देखिए, हमें उर्वरता अपनी कृषि की लानी, मिट्टी की लानी मतलब उर्वर बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे? कि एक तो ये हो गया कि आप 3-4 साल के लिए छोड़ दो अपने खेत को खाली, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, चक्रीय कृषि में क्या है कि कृषि भूखंड को परती छोड़ने की बजाय क्या है, जब उस पर विभिन्न फसलें जो है चक्रीय क्रम में उगाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं चक्रीय कृषि। मतलब आपने गेहूँ उगाया, आपने कहा कि मैं फिर से गेहूँ उगाऊँ, फिर से गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल यही उगाते रहो, तो आपकी मिट्टी बेकार होने लगेगी। तो एक काम करते हैं, हम गेहूँ उगाते हैं, कोई बात नहीं, फिर हम कुछ ऐसा उगाते हैं जिससे मिट्टी के पोषक तत्व वो वापस से आ जाए उस ऐसी फसल से। अगर चक्रीय कृषि से मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, चक्रीय कृषि में क्या देखिए, एक होती है ना पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, दलहनी फसलों, ये किसने कहा कि चक्रीय कृषि में फलीदार पौधे मुख्यतः क्या दलहनी फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब इन पौधों से। मतलब इसने कहा आपने गेहूं उगा लिया कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन नेक्स्ट फसल आप क्या हो जाए कोई दलहनी फसल उगाई, क्यों? इससे जो मिट्टी में पोषक तत्व है वो वापस से बने रह जाते हैं, मतलब जो कमी हुई है वो वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए, ना कि सिर्फ गेहूं 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 या गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल ऐसे करेंगे तो आपकी मिट्टी खराब होगी ही होगी। तीसरा है मिश्रित सस्यन, यानी कि मिश्रित कृषि में किसी एक ही कृषि भूखंड पर विभिन्न प्रकार की फसलों को मिश्रित करके उगाया जाता है, ताकि एक फसल द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग दूसरे द्वारा मतलब पोषक तत्वों का उपयोग तथा दूसरी द्वारा उत्पादन होता रहे। ठीक है, देखिए, अब लिखा है इससे क्या है मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। मिश्रित कृषि में जो है कृषि क्रियाओं के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मतलब इसने कहा कि एक खेत है, सपोज अभी जो अगर आप लोग यहाँ हैं उत्तर 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 जो तराई इलाका है ना हमारा, वहां पे मोस्टली लोग, मैं बहुत नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता रही हूँ जो मैंने भी अपने घर पे देखा है, ठीक है? तो इस मिश्रित कृषि में मैंने एक एग्जांपल पता है क्या देखा है, एक ही खेत में मैंने मटर मटर और क्या है आपका चना, ये दोनों उगते हुए देखा है। मतलब एक समय ऐसा आता है कि जब मटर होता दोनों आप एक साथ उगा देंगे, ठीक है, बो देंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि मटर मान लेते हैं ये 10 दिन में उगेगा, आप खा पी के खत्म कर दे, जैसे ही ये आपका खत्म होगा ना तब इसका टाइम आएगा, मतलब ये बढ़ तो रहा होगा लेकिन ये जब 10 दिन में खा पी के आप खत्म कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको खाना स्टार्ट करें। मतलब आपने एक ही क्या करा, एक ही भूमि पे, कृषि भूमि पे आपने एक से ज्यादा जो है ना फसल उगा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है द्विफसली कृषि, इसमें क्या है चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक एक ही वर्ष में आप क्या करेंगे, आपने गेहूँ उगा दिया, फिर आपने
चावल उगा दिया। द्विफसली कृषि का उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है। इसलिए इसमें क्या है, एक फसल मतलब इसमें देखो मैंने गेहूँ चावल बोल दिया, तो मुझे गेहूँ चावल ना बोल के गेहूँ एक कोई दलहनी फसल उगा दीजिए। ठीक है? अब क्या होता है, जो दलहनी फसल होती है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और जो क्या होता है कि आपकी मिट्टी को बचाए रखता है। ठीक है? उसके पोषक तत्वों को बचाए रखता है। ऐसी कृषि पर्याप्त सिंचाई वाले और वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। ठीक है? कहाँ पे आप करेंगे ये कृषि? जहाँ पे सिंचाई मतलब पानी-वानी आपको ठीक-ठाक मिल जाए या वर्षा अच्छी खासी हो रही है। फिर इसमें लिखा है युग्म पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसम में दो फसल उत्पादन से। ठीक है? युग्म पैदावार अलग-अलग मौसम में विभिन्न मौसमों में 2 फसल उगाना। रिले जैसे इस इसमें क्या इस विधि के अंतर्गत पहली फसल को काटने से पहले पूर्व ही इसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है। आपने एक फसल लगा दी, अब आप काटने से पहले इसकी जो यहाँ पे बीच-बीच में जगह है, आप यहाँ पे दूसरी फसल लगा दीजिए। एवं प्रथम फसल के काटने का इंतजार नहीं किया जाता है, जैसा कि द्विफसली में किया जाता है। ठीक है? अब इसमें लिखा है कुछ प्रमुख फसलों का संरक्षित विवरण, यानी अब देखिए जलवायु यहाँ लिखा है जलवायु, फिर लिखा है चावल, धान, गेहूँ, मक्का, जौ और यहाँ पे लिखा है बाजरा, राइट? अब देखिए क्या कहानी है यहाँ की। देखिए ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जलवायु, इसने कहा जलवायु प्रदेश। चावल धान की बात करें तो इसने कहा हमें कैसी जलवायु चाहिए चावल और धान के लिए, या जलवायु प्रदेश कैसा? मानसूनी होना चाहिए, चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होनी चाहिए चावल के लिए। ठीक है? तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। ठीक है? बारिश कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए चावल के लिए, राइट? चावल या धान के लिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भारी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है? इसने कहा उच्चावच क्या होनी चाहिए? समतल मैदानी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है? यानी जो मैदान होता है ना, प्लेन मैदान, वैसा होना चाहिए। भूमि पर जल का भराव हो, किंतु क्या है, शांत जल। हानिकारक अ, हानिकारक इसलिए नदी बेसिन के समीप जलोढ़ मृदा में, मिट्टी में। ठीक है? मतलब इस जगह समतल मैदान हो आपका। देखिए जब आप चावल उगाते हैं तो आपको पानी ठीक-ठाक चाहिए होता है, तो जल भराव मतलब आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी-वानी आपको ठीक-ठाक मिले। विशेषता क्या है? श्रम प्रधान है। देखिए आप जब चावल उगाने जाते हैं तो एक-एक आप पौधा वो लगाते हो, ठीक है? बीज, ठीक है? तो आपको ना बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। जीवन निर्वहन है ये। और क्या है, गहन कृषि होती है। मतलब गहन कृषि का मतलब कि आप छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं इसमें। ठीक है? अब यहाँ पे है गेहूँ या व्हीट की बात करें, तो इसमें जलवायु प्रदेश की बात करें तो कैसा होना चाहिए? स्टेपी तुल्य, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है? और इसमें तापमान देखिए, देखिए आरंभ में मतलब जब आप गेहूँ को बोते हैं ना, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? कुछ समय बाद ये 20 से 25 के आसपास आपका चलेगा। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं तो 50 से 75 के आसपास चाहिए आपको। मिट्टी चैनोजम है, हल्की दोमट मिट्टी चाहिए या फिर क्षारीय मिट्टी, किंतु क्या है, ह्यूमस की अधिकता हो उसमें। ठीक है? उच्चावच में ढलान युक्त मैदानी भूमि, जल का भराव नहीं होना चाहिए। चावल में आपको तो जल का भराव चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। विशेषता प्रारंभिक समय में शीत ऋतु, जबकि पकने के समय क्या होता है? खिली धूप की आवश्यकता है। यानी कि स्टार्टिंग में जब आपने लगाया तो आपको शीत ठंडा मौसम चाहिए, ठीक है? लेकिन जब वो मतलब मतलब हो जाए उसका ऑलमोस्ट टाइम पीरियड, काटने का समय आए तो अच्छी खासी धूप चाहिए आप। अगर धूप नहीं है, बारिश-वारिश का टाइम है, आपकी फसल हो जाएगी बेकार। मक्के की बात करते हैं, तो इसने कहा कि मक्का ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे 140 दिन क्या है, पाला रहित होना आवश्यक है, यानी कि पाला ना पड़े। ठीक है? टेम्परेचर की बात करें तो हमें 21 से 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। बारिश हमें कितनी चाहिए? वर्षा हमें चाहिए 60 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। ठीक है? अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको हम उगा सकते हैं। किसको? मक्का। ठीक है? मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है? विशेषता खाद्यान्न, खा भी सकते हैं, चारे के लिए पशुओं को खिला सकते हैं। अल्कोहल पदार्थ के अलावा क्या है, बायोडीजल के निर्माण के लिए भी मक्के का आप यूज़ करते हैं। ठीक है? अब जौ की बात करते हैं, तो इसने कहा कि जलवायु प्रदेश की अगर बात करें, प्रतिकूल जलवायु दशाओं में भी आप जौ की खेती कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर इसने कहा कि कितना होना चाहिए? 10 से 18 तक होना चाहिए, ठीक है? और बारिश आपको वर्षा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो 50 से आपको 75 के आस-पास चाहिए। यानी कि इसे ये क्या है, एक शुष्क फसल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा लगभग हर मिट्टी में आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। विशेषता पशु, मनुष्य दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पशु भी खा सकते हैं, मनुष्य भी। आप इससे बियर बनाइए, आप इससे इसके इससे क्या होता है, ये व्हिस्की, ये सब बना सकते हैं जौ से, राइट? अब है बाजरा, तो इसके लिए कैसा चाहिए आपको? जल
सॉरी गर्म और शुष्क जलवायु चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी कि 25 से 30 डिग्री। आप समझ लीजिए राजस्थान वाजस्थान टाइप जगह पे हो सकता है और होता ही है इनफैक्ट। तो यहाँ पे बारिश भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर तक। हल्की बलुई छिछली काली लाल मिट्टी इसके लिए ज़रूरी है और इसमें लिखा उत्तरी भारत में ये जो है खरीफ की फसल में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कारक और यहाँ लिखा है कारक। ठीक है। तो गाइस ठीक, चलिए अब इसमें लिखा है अगर हम कपास की बात करें, ठीक है, तो कपास के लिए कितनी वर्षा की जरूरत है? 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की। टेम्परेचर कितना चाहिए गाइस आपको? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए कपास के लिए, मतलब काफी ज्यादा है ये। ठीक है। अब इसने कहा कि कम से कम 210 दिन ऐसे हो जहाँ पे पाला ओला ये सारी चीजें ना हो, स्वच्छ आकाश हो, तेज चमकदार धूप होनी चाहिए कपास के लिए। ठीक है। मिट्टी काली जड़ों लाल मिट्टी आपको चाहिए कपास के लिए। विशेषता कपास में क्या करेंगे? सूती वस्त्र उद्योग के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो यह मालवेसी कुल का पौधा है। ये कपास क्या है गाइस याद रखिएगा, ये क्या है? मालवेसी कुल का पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट। दो प्रजातियां, एक हो गया छोटे रेशे वाली कपास होती है, एक हो गया लंबे रेशे वाली। तो छोटे रेशे वाली देसी कपास है, लंबे रेशे वाली जो है अमेरिकन कपास है। और इसने नोट में लिखा है जो अमेरिकन कपास है ना उसको देश के उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? नरमा कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है देश के, अपने भारत में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जूट के लिए आपको वर्षा की कितनी जरूरत है? आपको 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर यानी अच्छी खासी वर्षा की जरूरत है आपको। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास हो। मिट्टी आपकी दोमट नदियों की जो कछारी मिट्टी होती है ना उस वो चाहिए। विशेषता यानी कि आप इसका जूट का क्या कर सकते हैं? आप बोरे बनाते हैं, आप रस्सियां बनाते हैं, कालीन दरी ये इन सब का निर्माण करते हैं। स्वच्छ जल और क्या है? सस्ता श्रम आवश्यक होता है इसके लिए, यानी आपको जल चाहिए, श्रम चाहिए। श्रम भी सस्ता क्योंकि आप श्रम ज्यादा चाहिए। प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़ की बात करें तो भैया बहुत सारी बारिश चाहिए आपको, 200 सेंटीमीटर। आपको अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में ही हो पाएगा। ये आपका लाल लेटराइट जलोढ़ मृदा की जरूरत होती है यहाँ पे। क्या कहाँ आप इसको यूज करते हैं? टायर ट्यूब बनाने में आप इसका यूज करते हैं। ढाल प्रवणता और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है। और फिर है मूल स्थान क्या है? अमेजन बेसिन में आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तंबाकू की बात करते हैं तो भैया इसके लिए बहुत ज्यादा तो बारिश की जरूरत है, लेकिन फिर भी 125 सेंटीमीटर भी ठीक ठाक बारिश होती है। मतलब 50 से 125 सेंटीमीटर। टेम्परेचर आपका 15 से लेकर 35 डिग्री तक होना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इससे क्या है? तंबाकू का प्रयोग जो है आपका सिगरेट बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इसका मूल स्थान क्या है? अमेरिका है, वहां से मिलेगा आपको सबसे ज्यादा। आर्द्र आर्द्र वातावरण नियमित कुल क्या है? हल्की सिंचाई अधिक उपयुक्त ये सारी चीजें। ठीक है। अब इसने कहा कि नारियल की बात करते हैं तो इसके लिए भी ठीक ठाक वर्षा चाहिए आपको, 150 उससे ज्यादा। देखिए नारियल आपको साउथ में मिलता है, साउथ में आप देखते हैं बारिश अच्छी खासी होती है। टेम्परेचर यहाँ 20 से 25 डिग्री तक चलेगा। बलुई दोमट या लेटराइट मिट्टी है, आप कहते हैं जहाँ बारिश होती है वहां पे मोस्टली आप देखिए जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां लेटराइट मिट्टी मिलती है। बलुई दोमट मिट्टी आप देखेंगे। ये क्या है? बहुवर्षीय और क्या है? एक बीजपत्रीय पौधा है, बहुवर्षीय एक बीजपत्री। ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस यहाँ गन्ने की बात करते हैं। तो गन्ने के लिए आपको कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है? यानी कि 75 से लेकर 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर यानी ये भी ठीक ठाक वर्षा है। टेम्परेचर चाहिए आपको 21 से 27। उष्णकटिबंधीय पौधा है यानी 0 डिग्री के आसपास मिलेगा आपको। मिट्टी है दोमट काली बलुई मिट्टी चाहिए। विशेषता श्रम गहन कृषि सस्ता श्रम, ये आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, सस्ता श्रम चाहिए आपको। ये पूरे वर्ष में उगाई जाने वाली फसल है। चाय चाय की बात करें तो भैया यहाँ पे आपको अच्छी खासी बारिश चाहिए। ठीक है। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक आपको बारिश चाहिए, किंतु जड़ों में पानी नहीं जपना चाहिए यानी कि बहता हुआ पानी चलेगा। ठीक है। तो इसने कहा कि टेम्परेचर भी ठीक ठाक चाहिए, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ह्यूमस युक्त अम्लीय मृदा, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमस होना चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए। दोमट मिट्टी चाहिए। पहाड़ी ढलानों पर इसको उगाया जाता है। पानी रुकना नहीं चाहिए, बहता रहना चाहिए, तो ढलानों पर बहता ही रहता है। श्रमिक चाहिए आपको ठीक ठाक। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, यानी अच्छी खासी वर्षा हो, अच्छी खासी गर्मी हो, ठीक ठाक हो। अब जब कहवा की बात करते हैं, कॉफी की बात करते हैं, भैया इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी वर्षा चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। आपका टेम्परेचर हो गया 16 से 28 डिग्री। उष्णकटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु अनिवार्य है, मतलब वही 0 डिग्री के आसपास ही मिलेगा। दोमट मिट्टी ढलाव पर्वतीय जो है धरातल चाहिए। ढलाव मतलब ये ढलान वाली पर्वतीय धरातल चाहिए। कॉफी की कई किस्मों में जो है अरेबिका सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। जो क्या है? सऊदी अरब
पूर्वी अफ्रीका, येमेन यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। अब जब भारत में मुख्यतः इसने कहा अरेबिका मिलती है, रोबस्टा ये कॉफी का उत्पादन होता है भारत में। मूँगफली ये भी इम्पोर्टेंट। कितनी बारिश चाहिए आपको भैया? ठीक-ठाक चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। आपको टेम्परेचर कितना चाहिए मूँगफली उगाने के लिए? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी मिट्टी हो गई आपकी? हल्की बलुई दोमट मिट्टी। भारत का प्रमुख तिलहन फसल क्या है आपका? यही मूंगफली। सरसों की बात करते हैं गाइस, इसमें आपको कितनी बारिश चाहिए, वर्षा चाहिए? आपको चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर और कितना टेम्परेचर? 20 से 25। उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उत्तरी भारत के प्रमुख तिलहन फसल में ये आती है। अब से विश्व के प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक निर्यातक राष्ट्र की बात करते हैं। मतलब अगर इसने कहा कि चावल, तो टॉप 3 कंट्रीज जहां पे चावल बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड है आपका इंडिया और थर्ड नंबर पे आता है इंडोनेशिया। लेकिन अब आप निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात सबसे ज़्यादा चावल का कर रहा है भारत, सेकंड नंबर पे कर रहा है थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलेगा आपको। फिर थर्ड नंबर पे वही उसी के पड़ोसी है वियतनाम कर रहा है। ठीक है, चाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय कौन उगा रहा है? चाइना, फिर भारत, फिर केन्या, राइट। लेकिन निर्यात की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, देन फिर केन्या आ जाता है और उसके बाद आ जाता है श्रीलंका का नाम। ठीक है, ये मैंने जो है ना 2024 के लिखे हैं। ये जो ये ब्लैक वाले में लिखे ना, ये थोड़ी पुरानी बुक है, 1-2 साल। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया है कि 2024 का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, कॉफी की बात करें तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है ब्राजील, फिर है वियतनाम, कोलंबिया, राइट। लेकिन निर्यात में ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है, फिर आपका वियतनाम आता है, उसके बाद आता है कोलंबिया, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है रबड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा उगाता कौन है रबड़, मतलब कहाँ उत्पादन होता है? थाईलैंड है, देन इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है। तीनों साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है आपका निर्यात भी थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे कर रहा है, फिर इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे है आइवरी कोस्ट, राइट। यहाँ पे आ जाता है गेहूं का नाम। तो गेहूं जो है उत्पादक राष्ट्र की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, दूसरे पे भारत है, थर्ड नंबर पे है रशिया, राइट। लेकिन अगर हम निर्यात की बात करें तो रशिया सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है गेहूं का, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएसए है। ठीक है, ये आपका 2024 का नया डेटा है गाइस। अब बात करते हैं कुछ फसल, उनके देश और किन किन क्षेत्रों में। जैसे अगर हम बात करें चावल की गाइस, तो चावल भारत में जो उगाया जा रहा है वो कहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादा। देखिए असम में अच्छा खासा चावल आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। उत्पादन, चावल उत्पादन, ठीक है। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश हो गया, ऑलमोस्ट ये आसपास के ही हैं। चाइना में अगर बात करें जेचुआन क्षेत्र हो गया, यांगसी शिकियांग नदी घाटी, यहाँ पे आपको चावल देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में आपका हो सुलावेसी, सेलेबस, सुमात्रा, जावा, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चावल के लिए देखिए आपको ना भूमध्य रेखा के आसपास चाहिए, मतलब अच्छी खासी गर्मी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। यूएसए में आप बात करें तो डकोटा हो गया, मोंटेना हो गया। ये आप यूएसए का मैप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर है मिन्नीसोटा हो गया, कंसास, ओक्लाहोमा पे है, कैलिफोर्निया, यहाँ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इत्यादि लिखा है और भी जगह। अब गेहूं की बात करें रशिया में तो आपका है कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र में हो गया, साइबेरिया के स्टेपी क्षेत्र में गेहूं मिलेगा। चीन की बात करें तो यहाँ पे है मेकोंग, यांगसी, शिकियांग नदी घाटी। देखिए इसमें भी शिकियांग, यांगसी तो दो तो थे ही, ठीक है, तो इसे याद रखना। इनफैक्ट ये नदी घाटी है guys, इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मक्का यूएसए में आपको मिलेगा, ओहियो के नेब्रास्का और तथा से मिनीसोटा से मिसौरी, ठीक है, ये नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी मक्के की पेटी देखने को मिलेगी। ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब आप जाते हैं तो साओ पोलो ब्राजील में एक जगह है, साओ पोलो है। फिर है रियो ग्रांडो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चाय की बात करें तो चाइना पहुंची है यहाँ पे जचवान वेसिन है और शिकियांग घाटी है। फिर से देखिए शिकियांग हमने इनफैक्ट पहले भी पढ़ा था, देखिए शिकियांग तीनों में ही आ गया। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो आपका है कैंडी बेसिन। फिर यहाँ पे केन्या की बात करें तो लिमुरु क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। कपास की बात करें तो चाइना में हुआंगहो घाटी हो गया, यांगशी हो गया, आपका वीओ घाटी हो गया। ठीक है, और यूएसए में बात करें तो अलाबामा, टेनेसी, उत्तरी दक्षिण कैरोलिना और क्या है मिसिसिपी घाटी हो गया। ठीक है, यहाँ मिलेगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं है, 7 क्वेश्चन है। तो पहला इसमें हम फसल और क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए रबड़ कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा गाइस? तो रबड़ आपको मिलेगा, देखिए हम रबड़ को देख रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे है मलेशिया का नाम, ठीक है। कहवा की अगर हम यहाँ पे बात करें
तो कहवा कहवा कॉफ़ी कोलंबिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है जैतून, तो हमने पढ़ा ही नहीं फिलहाल। तो गन्ने की बात करते हैं, तो गन्ने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जाइए मॉरिशस में जाइए और बचा जैतून इटली का है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या है गाइस 4, 3, 1, 2 4, 3, 2 जैतून इटली तो हाँ 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ठीक है। फिर आ जाइए अब इसमें लिखा है लदांग चलवासी कृषि संबंधित है लदांग हमने पढ़ा चलवासी कृषि लदांग ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है मलेशिया देखिए इसके बारे में हमने ऊपर नहीं पढ़ा है इसका आंसर है मलेशिया। कृषि में युग्म पैदावार का आशय युग्म पैदावार का क्या मतलब है गाइस यहाँ पे विभिन्न मौसम में दो फसल है अलग अलग मौसम में दो दो फसलें आप उगाते हुए आगे चलेंगे ठीक है। फिर यहाँ पे है मिश्रित कृषि मिश्रित कृषि में गाइस क्या होता है कि हमने कहा कृषि आप करिए फसलों को उगाइए और प्लस साथ में पशुपालन करिए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अच्छी हैं मतलब जब आप गेहूं उगाने जा रहे हैं हमने कहा क्या जब आप गेहूं उगाते हैं तो टेम्परेचर आपको कम चाहिए लेकिन एक जब एंड टाइम आ जाता है गेहूं को काटने का तब आपको खिली खिली धूप टाइप चाहिए ठीक है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था तो इसमें लिखा है मध्यम ताप मध्यम वर्षा चाहिए मतलब आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए बहुत कम टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर निम्नलिखित में से और ना बहुत ज्यादा बारिश चाहिए ना बहुत कम बारिश चाहिए और लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है ठीक है। तो गाइस देखिए चाय बागान के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा ठीक ठाक वर्षा होनी चाहिए एक बार और क्या है पानी रुका हुआ था ना हो ठीक है मतलब यहाँ पे आपको क्या ह्यूमस व्यूमस भी ठीक चाहिए तो यहाँ अम्लीय मृदा की बात करी जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है ये अभी हमने पढ़ा था गाइस कहाँ पे है मनीला ठीक है। अंतरराष्ट्र चलिए देख लेते हैं गाइस यहीं कहीं था तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मिलीना क्या है मनीला ठीक है। कहाँ पे फिलीपींस में राइट। तो फिलीपींस कहाँ पे आप साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। फिर गाइस ये तो हो गई कहानी खत्म चैप्टर नंबर 30 कृषि की बात हो गई पूरी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा।